महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया? महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था? 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट 1992। और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था? सेबी अधिनियम। दोनों कब का? 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था? 2009, 2009। लागू कब से हुआ? 2010 से, लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था? 2009। लागू कब से हुआ? 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया? मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था? तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन। कब हुआ? 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ? 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का? 1897, 1897। तो ये रहा
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ। वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आज के बाद आप गलत नहीं करिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गलत नहीं करिएगा, मतलब आपको याद रहना चाहिए तो ही आप गलत नहीं करिएगा, नहीं तो हम बता दिए और आपको याद नहीं रहेगा तो गलत तो होगा ही। तो ये जो रिवीजन होता है, रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, यानी आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तो ही याद रहेगा। तो आप इसको रिवीजन करिएगा, 1 से 2 और प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक पेज लेते हैं और आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है बताते हैं। यहाँ पे आप नोट करके लिखिएगा, शायद हम ये जो प्रश्न है कल भी कराए थे। यहाँ पे लिखे गा ए पाद्री आसू रेदी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का यह क्या है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, जो भी आप मान लीजिए। तो इससे सारा आपको कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे गा ए पाद्री आसू रे दी। तो गा से क्या हो जाएगा, गामा किरण। ए से क्या हो जाएगा, एक्सरे किरण, एक्सरे किरण। पास से क्या हो जाएगा, परावैंगनी किरण। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण। दी से क्या हो जाएगा, दृश्य, दृश्य, दृश्य यहाँ पे तरंग हो जाएगा। आज से हो जाएगा अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। सूक्ष्म से हो जाएगा सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। रे से हो जाएगा रेडियो, रेडियो तरंग। और दी से क्या हो जाएगा, दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रश्न क्या पूछा गया, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरण, एक्सरे किरण, एक्सरे किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य किरण या दृश्य तरंग, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग और दीर्घ तरंग। तो इतना आपको याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग टोटल कितना है जो आपको हम लिखा है। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, इस तरह से एरो करिए और लिखिएगा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य एंड वेग या चाल क्या है, बढ़ते, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बाद बाकी, बाद बाकी घटता, बाद बाकी घटते क्रम। इसका मतलब आप क्या समझे कि ये जो आपको अरेंज फॉर्म में हम लिखा है ये क्या है, तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम में है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, दीर्घ तरंग का। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, दीर्घ तरंग का, और सबसे कम गामा किरण का, किसका होगा, गामा किरण, और सबसे अधिक वेग किसका होगा, दीर्घ तरंग का, और सबसे कम गामा किरण का। तो यहाँ पे हम क्या लिखा है, तरंगदैर्घ्य और वेग बढ़ते क्रम, बाद बाकी घटते क्रम। तरंगदैर्घ्य और वेग पूछेगा तो सबसे अधिक किसका होगा, दीर्घ तरंग का, और बाद बाकी सबसे कम किसका होगा, दीर्घ तरंग का। तो यहाँ सब समझ गए होंगे।
प्रश्न देखिए इस तरह से पूछेगा, देगा प्रश्न, एक प्रश्न नोट करेगा, निम्न में से या निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, अधिक है। निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है? ऑप्शन ए में मान लीजिए गामा किरण, ऑप्शन बी में दिया गया है रेडियो तरंग, और ऑप्शन सी में दिया गया है अवरक्त किरण, अवरक्त तरंग, यहाँ पर लिख लीजिएगा अवरक्त, और डी में दिया गया है पराबैंगनी किरण। क्या दिया गया? पराबैंगनी किरण। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑप्शन ए में गामा किरण, बी में रेडियो तरंग, सी में अवरक्त तरंग या अवरक्त किरण, डी में पराबैंगनी किरण। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है? निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या चेक करना कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? दीर्घ तरंग का। तो यहाँ से ऑप्शन आपको इस साइड से देखना है कि जो इस साइड से पहले आ जाएगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। सबसे अधिक किसका होगा? दीर्घ तरंग का। उससे कम रेडियो, उससे कम सूक्ष्म, उससे कम अवरक्त, उससे कम दृश्य, उससे कम पराबैंगनी, उससे कम एक्स किरण, उससे कम गामा, यानी सबसे कम गामा और सबसे अधिक दीर्घ। तो सबसे अधिक दीर्घ, तो देखना क्या आपको ऑप्शन में दीर्घ दिया गया है कि नहीं? ऑप्शन में दीर्घ नहीं है, तो उसके बाद क्या ऑप्शन दिया गया है? उसके बाद है रेडियो। तो देखेंगे रेडियो ऑप्शन में है या नहीं, तो रेडियो ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक इसमें किसका तरंगदैर्घ्य होगा? रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे कम पूछेगा, सबसे अधिक पूछेगा। प्रश्न पूछे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, सबसे अधिक चाल किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का है, तो ये सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे है? अल्फा किरण नहीं है, स्रव तरंग नहीं है, बीटा किरण नहीं है, एक्स किरण है। देखिए यहाँ पे आपको नोट करके लिखा है एक्सरे किरण, एक्सरे यहाँ पे लिखा दी, एक्स किरण, रे का मतलब किरण ही होता है, तो डबल किरण हो जाएगा, यानी एक्स किरण। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट के 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये फैक्ट प्रश्न है, आपको याद रखना पड़ेगा। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। MCC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेरिलबोन क्रिकेट क्लब, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? गैर का मतलब क्या समझते हैं? गैर ब्रिटिश यानी ब्रिटिश नहीं थे, यानी किसी अन्य देश या किसी अन्य महादेश के थे, यानी ब्रिटिश नहीं थे। तो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष यानी ब्रिटिश अध्यक्ष नहीं थे। गैर ब्रिटिश कहने का मतलब ब्रिटिश नहीं थे, यानी किसी अन्य देश से थे। तो अध्यक्ष कौन थे? कुमार संकारा। और आपको मालूम है कुमार संकारा कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर सी। सचिन तेंदुलकर तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर। तो ये प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी में। प्रश्न ये पूछा गया था, विराट कोहली कैमे नंबर के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्रिकेटर हैं? ये प्रश्न पूछा गया था।
तो सचिन तेंदुलकर फर्स्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। दूसरे नंबर पे MS धोनी, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, और चौथे नंबर पे पूछा जाएगा तो रोहित शर्मा, और पांचवें नंबर पे पूछा जाएगा तो मिताली राज। पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया। राजीव गांधी नाम को चेंज कर दिया गया, अब नाम क्या हो गया? द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए अभी आपको हम क्या बताएं, द्रोणाचार्य नहीं होगा यार, मिस्टेक हो गया। देखिए इसको आप चेंज कर लीजिएगा। कभी कभी माइंड में क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है, तो द्रोणाचार्य बोले तो माइंड में क्लियर नहीं, द्रोणाचार्य नहीं होगा। तो जो अगर आपको याद होगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इन्हीं के जन्म दिवस पे 29 अगस्त को हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। इनके जन्म दिवस पे 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इन्हीं के नाम पे क्या, कौन सा पुरस्कार का नाम रख दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया। और राशि भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 लाख। तो याद रखिएगा, द्रोणाचार्य को एडिट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का। इसको भी आप याद रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 91-92 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई का जुहू बीच का हिस्सा है। तो सबसे पहले आप इमेज देखिए। अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो ये क्या है? अरेबियन सी यानी अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो मुंबई जो स्थित है कहाँ पे है? देखिए मुंबई यहाँ पे स्थित है। मुंबई कहाँ पे? यहाँ पे। तो अब आप बताइए कि जो मुंबई स्थित है किस महासागर में? बंगाल अब खाड़ी की तरफ है या अरब सागर में? तो आपका आंसर क्या होगा? अरब सागर। मुंबई कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और जो मुंबई स्थित है, मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर। क्योंकि ये 7 द्वीपों पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। और 7 पर्वतों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। अगर प्रश्न पूछेगा 7 टापुओं का शहर मुंबई, 7 पर्वतों का शहर रोम। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया? मुंबई का जुहू बीच डॉट का हिस्सा बंगाल का खाड़ी? नहीं। प्रशांत सागर? नहीं। हिंद महासागर? नहीं। तो किसका है? अरब सागर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दम्मा क्या लिखा गया? दम्मा, जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? दम्मा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्थमा। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, हिंदी में दम्मा और इंग्लिश में अस्थमा। मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है। तो दम्मा रोग किससे संबंधित है? यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये दिल पर हाथ रखी हुई है। इसका मतलब यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो आ रहा है। क्या आ रहा है? सांस लेने में प्रॉब्लम। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, सांस लेने में क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दम्मा रोग या अस्थमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, गतिज तंत्र।
रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से। यानी दम्मा अगर रोग होगा तो क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? हृदय योजना कब शुरू किया गया था? 2015 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं है या नहीं होता है? तो नहीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि नहीं अगर आप इग्नोर कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। तो नहीं होता है मियादी बुखार, हैजा, तो आपको मालूम है कि हैजा किससे फैलता है? यानी दूषित भोजन से, यानी पानी सब हो गया जो भी दूषित जल प्रदूषण से फैलता है। अतिसार जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरिया, तो ये भी होता है। टाइफाइड ये भी होता है, और हैजा ये भी होता है। लेकिन प्लेग ये प्रदूषण से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्लेग किसके कारण से होता है। बहुत ही सिंपल आंसर है। तो प्लेग किसके कारण से होता है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। जैसे प्रश्न पूछेगा जल अधिनियम कब पारित किया गया? ये प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा गया था 26 दिसंबर 2021 को। 26 दिसंबर 2021 को यानी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था जल अधिनियम कब पारित किया गया। और एनटीपीसी में भी पूछा गया कब पारित किया गया था जल अधिनियम 1974 में। जल अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। जल अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974 में। और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा गया था? वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये भी प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो कहिए सर आप बहुत जल्दी आज ये क्लास को एंड कर दिए। तो इसलिए क्लास आज का जो वीडियो बहुत ही छोटा बना, क्योंकि जो भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था सारा कंप्लीट हो गया। यानी जो भी वीडियो नंबर अगर आप एक से मेरे साथ देख रहे हैं वीडियो को, तो जो भी एनटीपीसी में पूछा गया था सारा कंप्लीट हो गया, यानी हम आपको सारा करा दिए। तो अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, और ये हम सारा एनालिसिस जब किए एनटीपीसी का, तो हम ये पाए कि सबसे ज़्यादा कौन कौन टॉपिक से पूछा जा रहा है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है आंदोलन से। आंदोलन में क्या क्या पूछा जा रहा है? खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, दंडी मार्च से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, यानी दंडी मार्च जिसको हम क्या बोलते हैं? नमक सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, गोलमे सम्मेलन से प्रश्न पूछा गया, पूना पैक्ट से प्रश्न पूछा गया। ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। और टॉपिक हो गया यूएन से। यूएन से रिलेटेड जो भी प्रश्न है सारा आप कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया बहुत ज़्यादा। महारत्न कंपनी से प्रश्न पूछा गया, बहुत ज़्यादा महारत्न कंपनी से प्रश्न पूछा गया, तो इसको भी आप कवर करिएगा। और आपका हो जाएगा गांधी युग से प्रश्न पूछा गया। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर कर लेना। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। नीति आयोग से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, यानी नीति आयोग से जितना भी प्रश्न बन सकता है मैक्सिमम सारा प्रश्न पूछा गया। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से भी प्रश्न पूछा गया, मैक्सिमम जितना मैक्सिमम प्रश्न बन सकता है। तो आपको क्या करना है कि जितना मैक्सिमम प्रश्न बन सकता है कवर कर लेना, या वीडियो नंबर 1 से जाके देखना आपको, और पूरा नोट कर लेना जितना भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकता है। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, तो आपका सारा कवर हो जाएगा। और यूएन से रिलेटेड जितना भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकता है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न इससे रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे में कांग्रेस अधिवेशन हो गया, और आपका हो जाएगा 1857 की क्रांति, और आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है गांधी युग से रिलेटेड, वो आपको हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज टॉपिक करा देंगे। अनुच्छेद भी बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, और आपका कांग्रेस अधिवेशन हो गया।
जो भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक करा देंगे। और अब हम क्या करें कि शुरू से जो इम्पोर्टेंट बार बार पूछा जा रहा प्रश्न है उसको हम कराना स्टार्ट कर देंगे, यानी नेक्स्ट डे से जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड हम प्रश्न कराना आपको स्टार्ट कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो अपना राय दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।